पाठ का नाम है सांवले सपनों की याद। यहाँ पर इस पाठ का हम सारांश पढ़ेंगे, सारांश यानी कि समरी पढ़ेंगे, जिससे कि आपको पाठ की एक संक्षिप्त जानकारी मिलेगी। और संक्षिप्त जानकारी का मतलब ये नहीं कि अधूरी जानकारी, वो ओवरऑल एक संक्षिप्तीकरण यानी उसको छोटा करके कहानी आपको उसकी पूरी जानकारी मिलेगी, लेकिन उसके छोटे रूप में। तो शुरू करते हैं और पाठ को समझने की कोशिश करते हैं उसकी समरी से और उसके सारांश से। पाठ का नाम जैसा कि हम सभी जानते हैं सांवले सपनों की याद है। सांवले सपनों की याद जाबिर हुसैन द्वारा लिखित संस्मरण है ये, और जाबिर हुसैन द्वारा रचित है, जो कि एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी सालिम अली को समर्पित है। सालिम अली को समर्पित है यानी सालिम अली के विषय में इस पाठ में हमें बताया गया है। सालिम अली के जीवन से संबंधित कुछ ऐसी प्रसिद्ध घटनाएं हैं जिनकी चर्चा इस पाठ में की गई है। इसी वजह से ये संस्मरण है। आपने पढ़ा होगा आत्मकथा, जीवनी, संस्मरण। ये तीन चीज़ें हैं जिनमें कुछ माइनर डिफरेंसेस से ये तीनों जो है डिफरेंशिएट किए जाती हैं। आत्मकथा में लिखने वाला खुद अपने ही जीवन की कथा लिखता है। जीवनी में कोई दूसरा लेखक जो है किसी प्रसिद्ध नामचीन व्यक्ति की जीवन की गाथा को लिखता है। और संस्मरण में क्या होता है, कोई लेखक किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की जो उसकी यादें हैं उससे संबंधित वो लिखता है। तो ये तीनों में डिफरेंस है। सालिम अली के विषय में लेखक जाबिर हुसैन जो है उनसे संबंधित जो यादें हैं उनको लिखता है, इस वजह से ये एक संस्मरण है। जो कि सालिम अली जी कौन है, एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी है, यानी पक्षियों के विज्ञान के विषय में उनकी जो जानकारी है वो अपार है, जिसकी वजह से वो प्रसिद्ध है और वो पक्षी विज्ञानी है। ये संस्मरण जून 1987 में सालिम अली की मृत्यु के बाद डायरी शैली में लिखा गया है। क्या होता है कि व्यक्ति अपनी यादों को, अपनी एक्सपीरियंसेस को, या आपके साथ कुछ भी अच्छा गलत जो भी हो रहा है, डायरी की लेखन शैली जो होती है उस विधा में लिखता है। जब लेखक को सालिम अली के जीवन से संबंधित उसके पास कुछ यादें हैं, उनकी मृत्यु जब सन 1987 में जून में हुई, तो सालिम अली की मृत्यु के बाद उन्होंने डायरी में अपनी उन यादों को लिखना शुरू किया। सालिम अली की मृत्यु से दुखी लेखक ने अपने दुख और अवसाद को इस पाठ के रूप में व्यक्त किया। यानी सालिम अली की मृत्यु होने के बाद लेखक को दुख हुआ, तो दुख जो उनको दुख हुआ है और अवसाद हुआ है, जो भी उनके जाने से और उनसे अलग होने से जो उनके अंदर दुख और अवसाद उमड़ा है, उसको वो अपनी डायरी में व्यक्त करते हैं। वो प्रेजेंट नहीं कर पाते लोगों को अपने आप को, अपने दुख को, तो वो उसको डायरी में लिखते हैं। लेखक ने सालिम अली को पक्षी विशेषज्ञ होने के साथ साथ पर्यावरण प्रेमी भी माना है। तो लेखक ने जब सालिम अली की मृत्यु हो गई तो उनसे संबंधित यादों को अपनी डायरी में लिखा, अपने दुख को वहाँ पर व्यक्त किया। और जब उन्होंने वहाँ पे अपने दुख को व्यक्त किया तो साथ में उन्होंने ये भी बताया कि सालिम अली एक बहुत बड़े पक्षी वैज्ञानिक हैं, विशेषज्ञ हैं और पर्यावरण प्रेमी भी हैं। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड, ग्रुप, समूह सवार है। यह झुंड मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे सालिम अली है। यानी कि पक्षी वैज्ञानिक है, पक्षी विशेषज्ञ है और वातावरण और पर्यावरण प्रेमी है, अपने पर्यावरण परिवेश के प्रेमी है वो। और उनकी आंखों पर ये एक सपना बनकर है कि सुनहरे पक्षियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक झुंड सवार है। यानी उनका सपना है कि पक्षियों से संबंधित उनकी जो जानकारी है वो लोगों में और भी ज़्यादा स्प्रेड कर सके बड़े लेवल पर। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों का ध्यान इस तरफ जाता ही नहीं है। वो अपने पर्यावरण की रक्षा तो कर नहीं पा रहे हैं, उनसे प्रेम क्या कर पाएंगे। तो ये क्या है, ये झुंड जो है मौत की वादी में जा रहा है, जिसमें सबसे आगे कौन खड़ा है, सालिम अली खड़े हैं। वे अपने कंधों पर सैलानियों की तरह अंतहीन सफर का बोझ उठाए हैं। सैलानी जो किसी सफर पर निकलते हैं, तो सैलानी के तौर पर सालिम अली हैं यहाँ पर, वो सैलानी जो अपने सामान का बोझ लिए हुए रास्ता तय करता है। और सालिम अली जो है अपने कंधों पर पक्षी वैज्ञानिक के रूप में पक्षियों और पर्यावरण से संबंधित जो एक चिंता है उसको अपने
कंधे पर बोझ की तरह अंतहीन सफर पर चल पड़े हैं। यह उनका अंतिम सफर है। वे उस वन पक्षी की तरह विलीन हो रहे हैं जो अंतिम गीत गाने के बाद मौत की गोद में जा बसा हो। इस सोए पक्षी को कोई जगाना भी नहीं चाहेगा। सालिम अली इस बात से दुखी थे कि लोग पक्षियों को आदमियों की नज़र से देखते हैं। वे झरने, पहाड़ों, जंगलों को भी इस दृष्टि से देखते हैं। ऐसे में इनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते हैं। यानी सालिम अली का जो पॉइंट ऑफ व्यू है, नज़रिया है, जो उनका नज़रिया जो है वो लोगों के नज़रिए से थोड़ा अलग है। लोगों का ऐसा मानना कि लोग जो है पक्षियों को आदमियों की नज़र से देख रहे हैं और वे झरनों को, पहाड़ों को, जंगलों को भी उसी दृष्टि से देख रहे हैं, जिसकी वजह से वो उनके मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पाते। कहने का मतलब है वो उसको उस नज़रिए से देख रहे हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है और इस वजह से वो उनके साथ अच्छा ट्रीट नहीं कर पा रहे हैं। पक्षियों को बहुत ही नाजुकता से और किस तरीके से उनको हैंडल करना है, उनको उनका जैसा जानकर वो लोग नहीं कर पा रहे हैं और इसी के लिए वे उनके मधुर संगीत का अनुभव भी नहीं कर पा रहे हैं। लोग उनको आदमियों की नज़र से देखते हैं और इसी के लिए वो पक्षियों, झरनों, पहाड़ों, जंगलों के साथ भी ऐसा व्यवहार करते हुए नजर आ रहे हैं और जिसकी वजह से वो मधुर संगीत का अनुभव नहीं कर पा रहे। कहने का मतलब है कि वो उनको बेहतरीन तरीके से नहीं जान पा रहे, उनके सुख को नहीं पहचान पा रहे। लेखक का मानना है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की, कब मधुर स्वर में बंशी बजाई कि वृंदावन संगीतमय हो उठा, पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का सांवला पानी सारे घटना की याद दिला देता है। कृष्ण की बांसुरी से उत्पन्न जादू से वृंदावन कभी खाली नहीं हो सकता। लेखक ने पाठ में हमें अब ये भी बताया है कि इतिहास में पता नहीं कब कृष्ण ने वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं की हैं और जिस तरीके से हम सभी जानते हैं कि जो श्री कृष्ण है किस तरीके से गोपियों के साथ उनका क्रीड़ा करना, प्रेम क्रीड़ाएं होना और उसके बाद ग्वाल बालों के साथ जो है उनका जो जिस तरीके का रिश्ता था उसकी चर्चा जो है हमने कई बार कई जगह पे कई तरीके से पढ़ी है। और कब मधुर स्वर में बंसी बजाई उन्होंने, वृंदावन संगीतमय हो उठा, पर आज वृंदावन जाने पर यमुना का जो सांवला पानी है सारे घटना की याद दिला देता है। तो लेखक इस चर्चा के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि एक वक्त था जहाँ यमुना किनारे कृष्ण जो है वो अपनी मधुर स्वर में बांसुरी बजाया करते थे और साथ ही वृंदावन में नाना प्रकार की क्रीड़ाएं भी किया करते थे। पर आज यमुना का जो सांवला पानी है वो सारे घटना की याद दिला देता है। पहले की स्थिति क्या थी और आज की स्थिति क्या है, यमुना की क्या हालत है, किस तरीके से उसका हाल हो गया है, जिसको बयां करना नामुमकिन हो गया है और बहुत ही मुश्किल हो गया है। लेकिन जैसे हमने यमुना के किनारे श्री कृष्ण से संबंधित जो भी हमने किस्से कहानियाँ पढ़ी हैं और जितनी भी गाथाएं हैं वो जानी है, उससे हमने अपने पर्यावरण के साथ क्या किया है ये भी यहाँ पर लेखक जो है बयां करते हैं। क्योंकि सालिम अली की बात हो रही है, क्योंकि वो पर्यावरण प्रेमी है, तो इस वजह से ये सब चर्चाएं वाजिब है। यहाँ पर बात हो रही है कि अब श्री कृष्ण के वक्त पर किस तरीके से यमुना नदी जो कि इतनी पूजनीय है, किस तरीके से श्री कृष्ण जो है वहाँ पर ग्वाल बालों के साथ और गोपियों के साथ क्रीड़ाएं किया करते थे और उसके बाद मधुर स्वर में बंसी बजाया करते थे। पर आज यमुना का पानी कैसा हो गया है, उसके आसपास आप देखेंगे कितना माहौल गंदा हो गया है। तो ये सब जो है बांसुरी से उत्पन्न जादू से जो वृंदावन का भी खाली नहीं हो सकता है, इन सब की चर्चा हमने देखी सुनी है। पर आज माहौल कुछ और है। कमजोर शरीर वाले सालिम अली की मृत्यु लगभग 100 साल की उम्र में हुई। 100 साल की उम्र में उनकी मृत्यु हुई और वो कमजोर शरीर वाले व्यक्ति थे। उनकी मौत कैंसर से हुई। इस उम्र में भी उनकी आंखों की ज्योति अच्छी थी, जो पक्षियों की हिफाजत के लिए कटिबद्ध थी, यानी कि तत्पर थी। क्योंकि सालिम अली जो है पक्षी प्रेमी थे, तो आप जिस काम को पसंद करते हैं तो वो पसंदगी आपकी या फिर उसमें जो रुचि है वो कभी ख़त्म नहीं होती, जो कि सालिम अली उसका एक उदाहरण बनकर सामने आते हैं कि उनको पक्षी से प्रेम था, वो पक्षी विशेषज्ञ थे। तो इस उम्र में भी जो उनकी आंखों की ज्योति थी वो दूर बैठे पक्षियों को भी पहचान जाते थे और उनसे संबंधित सभी जानकारियाँ वो जुटा लेते थे और उन पक्षियों की हिफाजत के लिए वो कटिबद्ध थी। वे अपनी मृत्यु के निकट तक पक्षियों के बारे में जाँच पड़ताल करते रहे। सालिम अली प्रसिद्ध
प्रसिद्ध बर्ड वॉचर थे। एकांत के क्षणों में वो प्राकृतिक दृश्यों को देखने में खोए रहते थे। जब भी उन्हें खाली वक्त मिलता था, एकांत में होते थे, तो वो प्राकृतिक दृश्यों को बड़े ही शांति से महसूस करते थे, देखते थे, ऑब्जर्व करते थे, उनके बारे में जानकारियां जुटाते थे। प्रकृति में उनके लिए अपनी हंसती खेलती रहस्यमय दुनिया थी, यानी वो जो हर कोई नहीं देख सकता, वो उस दुनिया को वहाँ पर हंसता खेलता हुआ सालिम अली महसूस करते थे, जिसे उन्होंने अपने जीवन संगिनी तहमीना की मदद से बनाई थी। जीवन संगिनी यानी उनकी पत्नी जो तहमीना है, उनके साथ उन्होंने अपनी इस जीवन की रचना की थी। वे पक्षी प्रेमी होने के साथ पर्यावरण प्रेमी भी थे। वे केरल की साइलेंट वैली को रेगिस्तानी हवा के झोंके से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। पर्यावरण प्रेमी होने की वजह से एक किस्सा, एक घटना जो है उनके सामने और घटित होती हुई दिखती है कि केरल की जो साइलेंट वैली है उसको रेगिस्तानी हवा के झोंकों से उन्हें बचाना था। इसकी चिंता उन्हें सता रही थी, और इसकी चिंता उनको जब सता रही थी तो इसके लिए वो कोई उपाय भी खोज रहे थे और उस उपाय को पाना चाहते थे, जिसके लिए वो उस वक्त के प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिलते हैं। उनकी चिंता को देखकर मिट्टी की सौंधी खुशबू का असर जानने वाले प्रधानमंत्री की आंखें भर आई। कहने का अर्थ है कि प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो है, जो कि अपनी मिट्टी से, अपनी ज़मीन से जुड़े हुए व्यक्ति थे, उन्होंने जब ऐसा व्यक्ति देखा जिसको इतनी चिंता होती है अपनी धरती की और अपनी मिट्टी की, तो उस सौंधी खुशबू का असर उनके अंदर भी दिखने लगा। आज ना चौधरी चरण सिंह जिंदा है और ना पर्यावरण प्रेमी सालिम अली। ऐसे में प्रकृति, पर्यावरण और पक्षियों की चिंता कौन करेगा? यानी ऐसे चिंता करने वाले लोग जो कि थे सालिम अली के रूप में और चौधरी चरण सिंह के रूप में, जो कि आज जिंदा नहीं है, अब उनकी मौजूदगी में प्रकृति की, पर्यावरण की और पक्षियों की चिंता कौन करेगा इस तरीके से? सालिम अली की आत्मकथा का नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। सालिम अली की आत्मकथा है जिसका नाम है फॉल ऑफ ए स्पैरो। इसी बात से प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आ गई। कुछ लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में कुछ लिखने को कहा, तो फ्रीडा का जवाब था कि उनके पति के बारे में उनसे ज़्यादा उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जानती है। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। एक नाम और होता है यहाँ पर D.H. लॉरेंस का। उनकी मृत्यु के बाद भी ये बातें जो है साहित्यकार, प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार है D.H. लॉरेंस की मृत्यु के बाद की बात याद आती है। वो एक प्रसिद्ध अंग्रेजी साहित्यकार D.H. लॉरेंस जो है, उनकी मृत्यु के बाद जब उनकी पत्नी से पूछा जाता है कि आप उनके बारे में कुछ विशेष बताएं और जो कि आम दुनिया जो है नहीं जानती है, तो वो उनसे कहती हैं कि आप मुझसे इनके बारे में पूछने से ज़्यादा जो है, या फिर आप मुझसे कुछ भी प्रश्न पूछेंगे तो उससे ज़्यादा बेहतर जानकारी, मुझसे ज़्यादा बेहतर जानकारी जो है उनकी छत पर बैठने वाली जो गौरैया है वो ज़्यादा बताएगी आपको। तो इस बात का यही मतलब निकलता है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी संबंध में ज़्यादा बेहतरीन जानकारी कौन दे सकता है? जिसके साथ वक्त ज़्यादा बीता हो, जिसके साथ अच्छे संबंध हो। कहने का अर्थ है कि गौरैया के साथ उनका समय ज़्यादा बीता है और इस वजह से उनकी पत्नी से ज़्यादा छत पर बैठने वाली गौरैया उनके विषय में ज़्यादा जानती है। तो जो भी प्रश्न किए जा रहे हैं उसके बेहतरीन उत्तर जो है वो छत पर बैठी गौरैया ज़्यादा अच्छे से दे सकती है। ये जवाब उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस ने अपने पति के विषय में ये बात कही। इस तरह लॉरेंस और सालिम अली दोनों ही प्रसिद्ध पक्षी प्रेमी थे। बचपन के दिनों में उनकी एयर गन से घायल होकर गिरने वाली गौरैया उन्हें जीवन भर के लिए नई नई खोज और नए नए रास्तों की ओर ले गई। बचपन की ही बात है जब उनकी एयर गन से घायल हो जाती है गौरैया और जीवन भर उनको उस चीज़ के लिए प्रेरित कर देती है जिसके लिए वो एक पक्षी वैज्ञानिक हो गए, पक्षी विशेषज्ञ हो गए, पक्षी प्रेमी हो गए और पक्षियों से संबंधित वो नई नई खोज करने लगे और नए नए रास्तों की ओर चलने लगे। उसी दिन से वो पक्षियों के विषय में रुचि भी लेने लगे, प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए नित्य नई ऊंचाइयां छूने लगे। वो भी लॉरेंस की तरह नैसर्गिक जिंदगी के प्रतिरूप बन गए थे। नैसर्गिक जिंदगी यानी अलौकिक जिंदगी जो यहाँ सामान्य जीवन से अलग होती है। सालिम अली आजीवन भ्रमणशील रहे, यानी सारा जीवन वो भ्रमण करते रहे। अब सारा जीवन उन्होंने भ्रमण क्यों किया? क्योंकि आपको ये तरह तरह की जो चिड़ियाँ हैं और पक्षी हैं वो आपको यहाँ शहरों में तो नहीं मिलने वाले हैं या आम इलाकों में तो नहीं मिलने वाले हैं। उसके लिए आपको जंगल जंगल घूमना पड़ेगा, नई नई जगह एक्सप्लोर करनी पड़ेगी और जब नई जगह एक्सप्लोर करेंगे तब आपको नए नए पक्षी मिलेंगे, नए नए पक्षियों के विषय में जानकारी मिलेगी। इसलिए सालिम अली क्योंकि एक वास्तव में एक पक्षी प्रेमी व्यक्ति थे, इस वजह से उन्होंने भ्रमणशील रहना पसंद किया पक्षियों के विषय में जानने के लिए। उनकी यायावरी मतलब जो
घुमंतु हो, जो घूमना पसंद करता हो। उनकी जो यायावरी है उसको देखकर लगता है कि वे आज भी पक्षियों को ही खोज में निकले हैं। यानी उनकी मृत्यु के बाद भी ऐसा लगता था कि कहीं वो किसी पक्षी की खोज में ही निकले हुए हैं और कुछ ही देर में अपने गले में दूरबीन लटकाकर जानकारी लिए वापस आ जाएंगे। लेखक पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? तो इस तरीके से लेखक जो कि सालिम अली को याद करते हैं और उनके विषय में वो यही जानते हैं कि वो इतने बड़े यायावर थे, यानी घुमंतु थे। घुमंतु किस लिए थे? क्योंकि वो पक्षी वैज्ञानिक थे, पक्षी विशेषज्ञ थे, पक्षी प्रेमी थे। उनके विषय में जानने के लिए उन्होंने भ्रमणशील रहना पसंद किया। और ऐसा लगता है आज भी जैसे कि सालिम अली जो है किसी एक लंबे रास्ते पर निकले हुए हैं अपनी इन्हीं जानकारियों को जुटाने के लिए, और कुछ दिनों बाद ऐसे ही आएंगे अपने गले में दूरबीन लटकाकर। और इस तरीके से लेखक जो है पूछता है कि तुम लौटोगे ना सालिम अली? अभी भी उनकी राहों में आंखें बिछाए जो है लेखक बैठे हैं, इंतजार कर रहे हैं। ऐसा ही महसूस कर रहे हैं कि सालिम अली अभी भी अपने सफर पर हैं, जहां पर वो नए नए पक्षियों की जानकारी एकत्रित कर रहे हैं। तो इस तरीके से पाठ के माध्यम से सालिम अली और D.H. लॉरेंस जो कि बहुत बड़े पक्षी प्रेमी थे, वातावरण प्रेमी थे, और आप कह सकते हैं कि इतने बड़े ये उदाहरण है कि इनके मुकाबले का उदाहरण आज तक कोई बन नहीं पाया है। और क्यों वातावरण के लिए चिंता जरूरी है? जो आज हम इसके अफेक्ट देख रहे हैं, झेल रहे हैं, ये चिंता उनको उसी वक्त सता रही थी जिसकी वजह से वो इतना तत्पर हुए कि सालिम अली ने तो आजीवन भ्रमणशील रह गए और उनकी यायावरी को देखकर लोगों को ऐसा लगता है कि वो आज भी किसी सफर पर हैं जहां वो किसी नए पक्षी की खोज में हैं। और साइलेंट वैली के लिए जो कोशिश उन्होंने की थी कि वो प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिलने गए, उसके लिए उन्होंने उपाय खोजना चाहा, उसके लिए उन्होंने मदद लेनी चाहिए। और ये सारी कोशिशें बयां करती है किसी भी व्यक्ति का किसी भी चीज़ के प्रति उसके प्रेम का, और उसके प्रति जो उसके मन में जो चिंता है वो दिखाती है। तो यहाँ पर सांवले सपनों की याद जो है, सांवले सपनों की याद यानी वो याद जो सांवले पड़ गए, जो धुंधले पड़ रहे हैं, या फिर जो वो याद जो बहुत ही मजबूत है, जो बहुत ही महत्व रखते हैं। तो ये याद सालिम अली से संबंधित है। लेखक ने जिसको डायरी शैली में लिखा था अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, लेकिन अपने दुख को व्यक्त करते करते उन्होंने सालिम अली के विषय में बहुत सारी ऐसी बातें बताई। और साथ ही D.H. लॉरेंस जो कि वो भी एक बहुत बड़े उदाहरण है, कितने बड़े पक्षी प्रेमी हैं, कि उनकी पत्नी ने इस प्रश्न का जवाब कि उनके पति जो हैं वो उनके विषय में कुछ बताया जाए, तो उन्होंने इसके लिए यही उत्तर दिया कि इससे मुझसे ज़्यादा बेहतर उत्तर जो है उनकी छत पर बैठने वाली गोरैया जो है ज़्यादा बेहतर दे सकेगी D.H. लॉरेंस के बारे में। तो इस तरीके से इस पाठ से संबंधित जो हमने जानकारी एक शॉर्ट समरी ली है जिससे कि पाठ को अच्छे से समझा जा सके, वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। पाठ भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन जरूर समझें आप। और इसी तरीके की डेली अपडेट्स लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल के साथ यूँ ही बने रहें। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे ज़रूर लाइक करते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें। Thank you.